हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, ठीक है। उस केस में अपने पास जो इंट्रीगेशन आपको दे रखा है वो इंट्रीगेशन पार्ट में वो होता क्या है उसके लिए हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। देखो हमने जो पार्ट पढ़ा है उस पार्ट में हमने सबसे पहले अवकलन पढ़ा, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 7 है आपका। और उससे पहले हमने जब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबल पढ़ा 6 चैप्टर में, उसमें भी कुछ यूज हुआ था अपने पास। और लास्ट ईयर हमने जो उसका सीमा अवकलज पढ़ा यानी लिमिट और डेरिवेटिव पढ़े, उस पार्ट में भी अपने पास क्या आता है, डेरिवेटिव पार्ट आता है, ठीक है, यानी अवकलन आता है। तो अपने हमारे पास जो समाकलन दे रखा है वो समाकलन पार्ट अपने पास है क्या, समाकलन को हम योग की प्रक्रिया है तरह की, ठीक है। यानी योग की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमने फंक्शंस के वैल्यूओं को क्या करना है, एडिशन में लेके आना है। यानी अगर फंक्शन के वैल्यूओं को हम यानी फंक्शन को अगर किसी बिंदु पर जो उसके पास मौजूद है उन बिंदुओं पर तोड़े, तो उस केस में अपने पास उन बिंदुओं को इकट्ठा करके एक जगह उनका एक योग किया जाए, तो उस केस में अपने पास योग की जो प्रक्रिया है वो एक संकलन की प्रक्रिया बन पाती है। यानी इस प्रकार से फंक्शन को तोड़ दिया जाए तो अपने पास इन बिंदुओं पर इसको हम क्या करेंगे, फंक्शन को तोड़ने पर इसकी लिमिट के दौरान इसकी वैल्यू को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यह जहां पर ये टूटे हुए हैं वैल्यू, उनको हमें क्या करना है, जोड़ जोड़ कर क्या करना है, इनकी वैल्यू को डिफाइन करना है, ठीक है। और यही अपने पास क्या कहलाती है, योग की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे हम क्या करते थे, डेरिवेटिव पार्ट में हमारे पास जितने भी डेरिवेटिव फंक्शन थे उसमें हम डेरिवेटिव के दौरान जब भी फंक्शन का आपको फंक्शन मिलता तो हम उसका dy बाई डी एक्स निकालते, यानी f डैश एक्स बना, यानी इसका जो अपने पास है अवकल गुणांक निकालते। यानी वहाँ पर अपने पास फंक्शन दिया होता है उसका हमें डेरिवेटिव डिफाइन करना है। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन बना के लाना पड़ेगा, ठीक है। यानी रिवर्स है अपने पास, इससे और ये वाला पार्ट, इससे हमें ये वाला पार्ट बना कर लाना पड़ेगा। उस केस में अपने पास जो वैल्यू होगी वो समाकलन होगी, ठीक है। इसलिए इसको संकलन या योग की प्रक्रिया कहते हैं, जिसको योग को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सम बोलते हैं, ठीक है। और सम का अपने पास पहला अक्षर उठाया गया है जिसको एस, और एस में अगर विकृति उत्पन्न कर दी जाए, ठीक है, इसको डिस्टर्ब कर दिया जाए, तो उस केस में अपने पास एक सिंबल बन कराता है और ये अपने पास यही क्या कहलाता है, समाकलन चिन्ह कहलाता है, ठीक है। ये यहाँ पर कहलाएगा समाकलन चिन्ह या समाकल चिन्ह, ठीक है। यहाँ से अपने पास ये बनकर आया। अब बात आती है कि समाकलन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। यहाँ पर अपने पास समाकलन में अगर फंक्शन की बात करें, जो वैल्यू आपको गिवन होती है उसको हम समाकल्य कहते हैं, और जो इसका आउटपुट आता है उसको हम क्या कहते हैं, समाकल, ठीक है। यानी अपने पास जो फंक्शन दिया होता है उसको समाकल्य, और जो फंक्शन का जो आउटपुट आता है अपने पास उसको समाकल कहते हैं। और इस समाकल्य से समाकल प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वही अपने पास क्या कहलाती है, समाकलन कहलाती है, ठीक है, यानी इंटीग्रेशन कहलाती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर अपने पास कि अगर हमारे पास कोई डेरिवेटिव पार्ट अपने पास दे रखा है और डेरिवेटिव में y पर fx कोई फंक्शन है, तो वहां से हम डेरिवेटिव में dy बाई डी एक्स डिफाइन करते हैं। जबकि यहाँ पर अपने पास क्या करते हैं, यहाँ पर फंक्शन को प्राप्त करते हैं, यानी वापस इस फंक्शन में डेरिवेटिव हुआ है और इससे वापस अगर इस तरफ चले जाए, हम इधर चले जाए y पर fx बना ले, तो यही अपने पास क्या बनकर आएगा, अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया बनकर आएगी। यानी जस्ट क्या है, अपोजिट है। यानी हम कह सकते हैं जो समाकलन है वो अवकलन की एक व्युत्क्रम प्रक्रिया है। समाकलन अवकलन की एक व्युत्क्रम प्रक्रिया है, ठीक है। यानी इसका क्या है, जस्ट उल्टा है, क्लियर। इस प्रकार से हम इसको डिफाइन करेंगे और यहाँ से अपने पास जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, ये अपने पास इसका सिंबल हुआ, ये fx फंक्शन हुआ, और इसको हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। और इसका जो आउटपुट है अगर वो इस प्रकार से आया, ठीक, तो अगर उस पार्ट को हमें, क्योंकि फंक्शन अपने पास रन कर रहा है, ठीक है, रन करेगा तो इसको आगे बढ़ेगा और इसकी वैल्यू को डिफाइन करने के लिए इसको फंक्शन को स्टॉप करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इस फंक्शन में जो आउटपुट होता है उसमें एक सी फॉर होता है कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर देते हैं ताकि फंक्शन की वैल्यू को डिफाइन कर सके, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पास ये वाला जो पार्ट है वो समाकल कहलाएगा और ये वाला पार्ट अपने पास समाकल, और इसकी जो बीच की प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं, ठीक है। यहाँ से अपने पास इसकी वैल्यू डिफाइन होती है और आगे जाकर हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मूलों को डिफाइन करके और इसकी वैल्यू को डिफाइन करेंगे, क्लियर। देखो हमें नेक्स्ट में फॉर्मूले पढ़ने हैं, ठीक है। फॉर्मूले बेस अपने पास हमने ग्रुप में डाल दिए थे और नेक्स्ट भी आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। देखो ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट सॉल्यूशन लेते हैं इसका। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे और इसको आई मानकर लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन का सिंबल है अपने पास, उसको हम आई से डिनोट करते हैं।
जब अपने पास दिया नहीं होता है तो हम इस वैल्यू को आई से लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अपने पास जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है एक्स स्क्वायर, और ये nth रूट होता है जो अपने पास क्या बनकर आता है, देखो यहाँ पर फंक्शन x का है इसलिए आपको क्या मिलेगा dx मिलेगा, जिस फंक्शन का वैल्यू होगा उसी पर अपने पास ये होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि x के सापेक्ष समाकलन करना है, ठीक है। यानी यहाँ पर अपने पास जब भी dx मिले, जैसे आपको मिला dx dy dz, इनका मतलब होता है कि यहाँ पर x के सापेक्ष, ठीक है, यानी x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पर z के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इनकी जो वैल्यू होती है वो x प्लस सी लिख देते हैं हम इसको, क्योंकि इसका जो टोटल पार्ट है वो क्या आएगा x आएगा, और इसमें कांस्टेंट वैल्यू c ऐड कर देते हैं हम। इसी प्रकार से यहाँ पर अपने पास y आएगा और c ऐड कर देते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर z होगा और उसमें c ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये अपने पास क्या होता है, जिसके सापेक्ष समाकलन करना है हमें, उसका सिंबल होता है जो dx है, ये एक लेंथ होती है जो हम एक 11 चैप्टर में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से dy और ये dz है, ठीक है। यहाँ से अपने पास इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो यहाँ से अपने पास ये वाला जो पार्ट है, आपको मालूम है कि यह nth रूट अपने पास जो वैल्यू होती है वो क्या बनकर आती है, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि nth रूट a इक्वल होता है a की पावर 1/n, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इस 3 को इसके नीचे ले जाएंगे, 1 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना x स्क्वायर की पावर 3 dx बन जाएगा, ठीक है। यानी 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 3 से करेंगे, 1/3 से, तो वैल्यू बनी 2/3। अब यहाँ से जो वैल्यू आई अपने पास, इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये x की पावर n को फॉलो करता है, हमारे पास फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि x की पावर n dx इक्वल होता है x की पावर n प्लस 1 प्लस c, और n इज नॉट इक्वल -1, यानी n का मान कभी भी -1 नहीं होना चाहिए। उस केस में x की पावर जो n है उसकी वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा ये, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 2/3 है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x की पावर में 2/3 में +1 ऐड कर सकते हैं, और 2/3 + 1 + c इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें तो अपने पास बना x की पावर ये 5/3 + c बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको हम लिखें तो 3/5 x की पावर 5/3 और प्लस के c, ठीक है। यही इसका क्या है आंसर होगा, ठीक है। तो ये x की पावर n को फॉलो कर रहा है, क्लियर। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वाले कंडीशन में चलेंगे। यहाँ पर जो भी फंक्शन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म को होता है उसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करके लाएंगे और उसकी वैल्यू को किसी अदर वेरिएबल में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तब अपने पास क्या बनकर आएगा, उसका स्टैंडर्ड पार्ट बनकर आएगा, उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। जैसे अपने पास दे रखा है e की पावर 3x, देखो e की पावर 3x का देखें हम तो क्या बनकर आता है, e की पावर x, ये सेकंड पार्ट है आपका, यहाँ से बना e की पावर 3x dx, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन में अपने पास और डेरिवेटिव में दोनों में डिफरेंस है कि इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, ऐड करके चलेंगे, और अपने पास डेरिवेटिव में क्या करेंगे, माइनस करके चलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर अपने पास क्या होता है, डिवाइड करके चलेंगे, और अपने पास डेरिवेटिव में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू को ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास हम जानते हैं e की पावर x जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है e की पावर 3x है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो 3x है अगर ये किसी एक वेरिएबल में चेंज हो जाए तो अपने पास क्या होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमें इसको क्या करना है, लेट करना है, एक बार यानी पुनः मानना है। एक बार मान चुके हम, अगेन मान रहे हैं, 3x को आउट कर दो, ठीक है। क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि e की पावर x स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, e की पावर x स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इसलिए अपने पास e की पावर x हो, e की पावर t हो, e की पावर p हो, कुछ भी पार्ट हो जो एक ही वेरिएबल में होता है वो उसका स्टैंडर्ड पार्ट होगा, ठीक है। तो इस 3x को आउट कर रहे हैं क्योंकि ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म खो रहा है, किसकी वजह से खो रहा है, 3x की वजह से, इसलिए 3x को हमने क्या कर दिया, किसी अदर वेरिएबल में चेंज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखो इसका डेरिवेटिव किसके अकॉर्डिंग करेंगे, x के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। इसका x के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव करें तो कैसे बनेगा, 3 एज इट इज रहा, x का 1 हुआ, और यहाँ पर अपने पास क्या बना, t का dt/dx बनेगा, क्लियर। लेकिन हमें जो वैल्यू चाहिए वो dx क्या चाहिए, इधर चाहिए, ठीक है, अपॉन में नहीं चाहिए, इसलिए इसको हम क्या लिख देते हैं, 3dx इक्वल dt हुआ, ठीक है। तो हमेशा हम क्या करते हैं, जिसका डेरिवेटिव करते हैं जनरली डेरिवेटिव कर देते हैं, x का डेरिवेटिव किया dx और t का डेरिवेटिव किया dt, तो ये वाला स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। लेकिन बट कंडीशन है यहाँ पर कि हमें सिर्फ dx की वैल्यू चाहिए क्योंकि 3 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ठीक है।
3 यहाँ पर है, यहाँ पर हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है इसके मल्टीप्लिकेशन फंक्शन से, ठीक है। तो यहाँ से हम dx की वैल्यू आउट कर सकते हैं, तो 1/3 ये क्या होगा dt होगा, और तब अपने पास जो i बनकर आएगा वो क्या होगा, देखो इस प्रकार जब अपने पास i बना तब i इक्वल, देखो ये अपने पास e की पावर t बना, ठीक है, क्योंकि हमने 3x को आउट कर दिया है t से, और अपने पास dx की वैल्यू है 1/3 dt, तो ये बन गया अपने पास 1/3 dt, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा तो ये आउट हो जाएगा इस फंक्शन से, क्योंकि इसका इसमें कोई रोल नहीं है। तो 1/3 को आउट किया, e की पावर t और ये बना dt, ठीक है। और e की पावर x का इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों इक्वल होता है, यानी e की पावर x का e की पावर x ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास 1/3 e की पावर t का और प्लस की c अपने पास कांस्टेंट वैल्यू है, जो यानी समाकलन गुणांक कहलाता है। यहाँ से लिख सकते हैं कि जो e की पावर x का इंटीग्रेशन है वो e की पावर x ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से e की पावर t का क्या बना, e की पावर t, क्योंकि अब t को हमने चेंज किया था, इसलिए अपने पास ये क्या होगा, रूल्स के अकॉर्डिंग जाएगा और t की वैल्यू पुट करेंगे, तो अपने पास जो i बनेगा वो क्या बनकर आया 1/3 e की पावर 3x प्लस c, इसको हम लिख सकते हैं, यही इसका क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार से अपने पास थर्ड पार्ट है इसका, इसको भी ऐसे ही डिफाइन करना है। देखो भाई थर्ड पार्ट देखें इसका, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होने चाहिए। इसका थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं हम, ये देखा आपको 1/2 की पावर x और dx, ठीक है। देखो ये अपने पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, और आपने डेरिवेटिव में ऐसा पार्ट पढ़ा होगा कि a की पावर x, ठीक है, और a की पावर x का जब डेरिवेटिव किया आपने तो a की पावर x log e a था, ठीक है, यानी इसका आपने डेरिवेटिव जो पढ़ा वो क्या था, a की पावर x इंटू log e a। लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा है, जस्ट इसमें क्या हुआ था, ये मल्टीप्लिकेशन में गया था और इंटीग्रेशन में क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये a की पावर x dx क्या होगा, a की पावर x बाई log e a प्लस c हो जाएगा, ठीक है। यानी जो वैल्यू डेरिवेटिव में मल्टीप्लिकेशन में होती है वही वैल्यू इंटीग्रेशन में डिवाइड में चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये a की पावर x के फॉर्मूले को फॉलो कर रही है। इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पास जो वैल्यू बनेगी वो एज इट इज a की पावर x, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर यहाँ पर 2x होता 3x होता तो उसको चेंज करते, ठीक है। तो यहाँ पर बना a की पावर x बाई log e और 1/2 और प्लस के c। देखो यही तो फॉर्मूला है अपने पास, a की पावर x dx a की पावर x बाई log e a। तो a की वैल्यू तो है 1/2, तो एज इट इज हमने क्या लगा दिया इस पर 1/2 लगा दिया, और यही इसका क्या है आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है तक। अब देखो फोर्थ पार्ट आपके पास दे रखा है, इसको भी ऐसे डिफाइन करेंगे। देखो यहाँ से अपने पास जो फोर्थ पार्ट है इसका, वो देखो वैल्यू क्या दे रखी है, माना i इक्वल a की पावर 2 log a x और dx, ठीक है। देखो हम जानते हैं कि अगर पावर में अपने पास log के पास बेस और log टोटल का जो बेस है वो इक्वल होता है तो उसकी वैल्यू फंक्शन होती है, ठीक है, यानी वो वेरिएबल होता है। तो इसको सबसे पहले चेंज कर ले हम, a की पावर log a और x स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या होगा dx, ठीक है। इसको हम किससे ले गए, 2 को उधर ले गए, और ऐसा हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है कि log m की पावर n क्या होता है अपने पास, n log m होता है, ठीक है। तो इसको हमने रिवर्स चेंज करके इसकी पावर बना दी है, ठीक। तो यहाँ से अपने पास अब ये समान बेस पर वैल्यू काम कर रही है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, ये कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू एज इट इज आ जाएगी अपने पास, और ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ऐसा हमने पढ़ रखा है कि a log a की पावर m जो है वो क्या बनकर आएगी, a बेस पर जो m की वैल्यू है वो क्या होती है, m होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू है ये हटकर और उस फंक्शन की वैल्यू देगा जो एज इट इज फंक्शन देता है वेरिएबल में, ठीक है। अब इसका हम किस तरीके से करें, अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था 2 की पावर 3 x की पावर 2 x की पावर 2/3, उस क्वेश्चन की तरह x की पावर n को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने x की पावर जो n का फॉर्मूला पढ़ा है उसमें n की वैल्यू नॉट इक्वल -1 होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसा देख सकते हैं कि x की पावर n dx इक्वल x की पावर n + 1 बाई n + 1 + c, और n इज नॉट इक्वल -1। तो यहाँ से अपने पास x की पावर n को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की पावर 2 + 1 करेंगे और 2 + 1 + c करेंगे,
यहाँ से बना अपने पास x की पावर 3/3 प्लस c, और यही इसका क्या है करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? इस प्रकार से अपने पास चारों पार्ट आपको करा दिए हैं। और ये क्वेश्चन देखो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दे रखा है 5 cos x माइनस के 3 sin x प्लस 2/cos स्क्वायर x। ठीक है, इन सबको हम अलग कर सकते हैं जैसा हमने डेरिवेटिव पार्ट में पढ़ा है। अगर अपने पास कोई दो या दो से अधिक फंक्शन दे रखे हैं जिनके बीच में प्लस माइनस दे रखा है तो उनको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है वो भी डेरिवेटिव में भी और इंटीग्रेशन में दोनों में वर्क नहीं कर रही है, तो ये आउट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास क्या बना, ये cos x और dx इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, माइनस के 3 को आउट किया, sin x dx बना, और प्लस के 2 को आउट किया तो 1/cos स्क्वायर x dx बना। ठीक है, सबको हमने क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया है। ध्यान रहे, जब अपने पास इंटीग्रेशन एक पार्ट हो चुका है तो उस केस में हम प्लस सी ऐड कर सकते हैं, या तीनों एक साथ होने के बाद हम प्लस सी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जब इंटीग्रेशन हो गया है तो हम उसी दौरान हम क्या कर देंगे, प्लस सी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये बना अपने पास 5, और cos x स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है sin x। यहाँ पर अपने पास एंगल एज इट इज x दे रखा है, अगर x में कोई चेंजमेंट होता, जैसे हमने लास्ट टाइम e की पावर 3x पार्ट पढ़ा था, जो x की पावर यानी e की पावर x के स्टैंडर्ड फॉर्म को खो रहा है, उस केस में हमने उस 3x को आउट किया था। यहाँ पर अपने पास ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो इसको क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म को आउट कर रहा है। ठीक है, तो हमें एज इट इज पढ़ना है, तो इसका क्या बना अपने पास, cos x का होता है sin x। ठीक है, माइनस के 3 एज इट इज, और sin x का क्या होता है यहाँ पर इंटीग्रेशन, माइनस के cos x होता है, यानी जस्ट अपोजिट होता है। देखो यहाँ पर अपने पास अगर डेरिवेटिव की बात करें तो cos x का होता है माइनस के sin x, यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास डायरेक्टली sin x, उल्टा अपोजिट। ये अपने पास कैसा था, अपने पास जो वहां पर sin x होता था, तो यहाँ पर sin x का जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव वो cos x होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, इसका क्या हो जाएगा माइनस के cos x। ठीक है, प्लस के 2, और ये वाला पार्ट हम इसको ऊपर ले आए तो ये cos x dx बना, प्लस c ऐड कर सकते हैं, हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बना, ये बना 5 sin x और प्लस के 3 cos x प्लस के 2। अब देखो sec स्क्वायर x है, और sec स्क्वायर x डेरिवेटिव में किसका रिजल्ट होता है, tan x का होता है। इसका मतलब अपने पास जस्ट अपोजिट पार्ट है, तो यहाँ पर जो वहाँ रिजल्ट होगा डेरिवेटिव में, वह यहाँ पर क्या होगा, इसका फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास sec स्क्वायर का क्या बना, tan x बना है, और प्लस के c। देखो हमने कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए हैं, एक तो फॉर्मूला यूज किया हमने sin x dx, जो होता है माइनस के cos x प्लस c होता है। ठीक है, दूसरा पार्ट अपने पास cos x dx, वो होता है अपने पास sin x प्लस c होता है। ठीक है, और अपने पास तीसरा पार्ट है sec स्क्वायर x dx, जो होता है tan x प्लस c होता है। यानी ये फॉर्मूले हमने क्या किए हैं, इसमें यूज किए हैं। ठीक है, तो यही अपने पास क्या है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू है। क्लियर?